नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस वाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी क्लासेस एनडीए फर्स्ट 2025 के आयोटा 2.0 के लिए। इस क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टोन एज सिंधु घाटी की सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको आपके नोट्स जो क्लासेस होती हैं उनकी पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में जो भी रहता है वो आपको इसमें मिल सके। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी में आपको क्लास आने वाली क्लासों के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और फेसबुक पे भी हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया आयोटा 2.0। तो हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य का विकास क्रम है वो कैसे हुआ। हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि जो मनुष्य है कैसे आया। पहले होमो इरेक्टस की फॉर्म में आया, फिर उसके बाद क्रोमैग्नम, निएंडरथल और फिर होमो सेपियंस, और उसके बाद होमो सेपियंस सेपियंस जो हम लोग हैं वर्तमान में। ठीक। तो इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं, कभी कभी सुनते हैं पसाड़ काल, स्टोन एज क्या है। तो ये स्टोन एज जो है ये हमारा प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री का एक पार्ट है। अब इस प्री हिस्टोरिक क्या होता है? अब प्री हिस्टोरिक में क्या होता है कि एक स्क्रिप्ट होती है राइटिंग में, एक होते हैं पत्थर में लिखी हुई चीज़ें या उन जहाँ वो लोग रहते थे वो प्रारंभिक मनुष्य। इसमें मनुष्य जो था ये होमो इरेक्टस था। होमो नहीं, इरेक्टस था, होमो इरेक्टस। ठीक। लिपि इनकी मिली नहीं हमें, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, लेकिन जो इनके आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं वो हमको प्राप्त हुई हैं एएसआई के माध्यम से, जिसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। 1861 आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, उसी के थ्रू हम लोग को इन सब चीज़ों के बारे में अभी तक पता चल रहा है। तो हम लोग को इसकी लिपि नहीं मिली और पुरातात्विक साक्ष्य मिल गए इनके हम लोग को आर्कोलॉजिकल साइट, इसलिए ये काल प्री हिस्टोरिक बोला जाता है। प्री हिस्टोरिक, इतिहास के पहले का। तो ये पसाड़ काल होता है, इसीलिए बोलते हैं इसे। हड़प्पा सभ्यता, सुनते हैं हड़प्पा सभ्यता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो एग्जाम्पल है आपका प्रोटो हिस्टोरिक का, आद्य ऐतिहासिक काल। ये प्राक ऐतिहासिक काल है, हिंदी में से कहेंगे प्राक, है ना। कभी प्रश्न आ जाए अगर आपके पास तो आप इसे ना भूलिएगा, ये है प्राक। ठीक। ऐतिहासिक। ठीक। और ये है आद्य ऐतिहासिक, जिससे कि आप कभी भूले ना इसको। आद्य ऐतिहासिक। राइटिंग के लिए थोड़ी क्षमा करिएगा, क्योंकि राइटिंग ज़्यादा अच्छी तो है नहीं मेरी, लेकिन इतना है कि आपको समझ में आएगी क्लास। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ प्रोटो हिस्टोरिक में? अब इसमें हमको लिपि भी मिल गई, स्क्रिप्ट भी मिल गई, और पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल साइट तो सब में मिलेंगे आपको। तो इसमें लिपि जो मिली हमको, लेकिन पढ़ नहीं सकते इसको लिपि को। अब उन्होंने लिखा कैसे है, अक्षरों के माध्यम से लिखा है, किस तरह से लिखा है, ये विवाद का विषय है। वर्तमान में अभी हाल ही में इसके लिए करंट का महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन जाता है कि अभी हाल ही में जो हमारे आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने शायद इसको लिपि को पढ़ने वाले को $1 मिलियन की $2 मिलियन देने का कहा है, कि जो इस लिपि को पढ़ लेंगे हिस्टोरिकल लोग वो उनको वो $1 मिलियन देंगे इनाम है। 1 मिलियन या 10 मिलियन की राशि है, वो हम लोग आगे कंफर्म कर लेंगे। तो इसमें जो लिपि इनकी स्क्रिप्ट मिली है वो पढ़ी ना जा सकी, और प्राथमिक साक्ष्य तो इनके हैं ही उपलब्ध। इसलिए ये साइट हो गई हड़प्पा सभ्यता, प्रोटो हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक, आधा इतिहास, है ना। ये था बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें लिपि नहीं थी। अब इसमें लिपि मिल गई लेकिन पढ़ नहीं सकते, तो आधा इतिहास। ठीक है, एक तरह से। अब वैदिक काल से आगे का समय, वैदिक काल के आगे के समय से क्या अभिप्राय है हमारा? तो वैदिक काल से आगे का समय का जो अभिप्राय है वो ये है कि मौर्य काल, ठीक, गुप्त काल, हर्षवर्धन का काल, दक्षिण भारत के राज्य, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, ये सब चीज़ें। तो इसमें ये पीरियड कहता है हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है, इसलिए से इसमें लिपि भी मिल गई है, स्क्रिप्ट भी पढ़ी जा सकती है, और आर्कोलॉजिकल साइट तो है ही हमारे पास उपलब्ध। ये चीज़ें हैं। तो हम लोग समझते हैं कि प्री हिस्टोरिक क्या है। अब प्री हिस्टोरिक को भी कई बाटों में, भागों में बांटा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से भाग हैं वो। प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक को हम लोग बांटते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में। मतलब पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल
और नव पसाड़ काल। आप इन पर विचार ना कीजिए, जो ये डेट लाइन लिखी है, क्योंकि 5 लाख 20 लाख से शुरू हुई तब धरती मनुष्य आया, कोई इफेक्ट नहीं करता इससे। डेट लाइन कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह डेट लाइन जो है अलग अलग जगह अलग अलग दी गई हैं। लेकिन अगर कभी आपको डेट लाइन कंफर्म करनी हो तो वो आप एनसीईआरटी की किताब से कंफर्म कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या इफेक्ट है देखते हैं हम लोग। पैलियोलिथिक, पूरा पसार काल। अब पूरा पसार काल में जब मनुष्य आया तो इस समय होमो इरेक्टस था। ठीक है, पहला है प्रीहिस्टोरिक का। बल इसमें इसको 3 भागों में बाँटा गया, लोअर, मिडिल और अपर। मतलब निम्न पूरा प्रसार काल, मध्य पूरा प्रसार काल और उच्च पूरा प्रसार काल हिंदी में। ठीक, तो इसका जो जो महत्वपूर्ण काल है, इसमें तो ये नॉर्मल था मनुष्य। ठीक, किसी तरह से चलना प्रारंभ किया 2 पैरों में, अपनी बातें आगे रखी उसने, उस हिसाब से काम किया। उच्च पूरा प्रसार काल जो है, अपर पैलियोलिथिक एज जो है, इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो टाइमिंग है वो 30,000 से लेकर 10,000 बीसीई के आसपास है। ठीक, मेसोलिथिक नौ पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, इसकी टाइमिंग जो है 10,000 बीसी से 9,000 बीसी है। छोटा काल था ये। कहीं कहीं 6,000 बीसी भी बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी सही रहता है। ईयर यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ महत्वपूर्ण है इनके द्वारा जो इस समय मनुष्य रहता था उसके द्वारा अपनाई गई जीवन शैली, प्रयोग किए गए उपकरण, पशुओं के लिए खाने के लिए खाद्य संग्राहक जो था वो फूड सेलेक्टर, उसके लिए क्या क्या काम हुए उसने, ये सब महत्वपूर्ण है। और नियोलिथिक नौ पसाड़ काल, ये महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इसी के बाद हमारी शुरू होती है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, या इंडस वैली या इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्लास में, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ पॉइंट हैं। जैसे मैंने बताया कि 3 भागे में बांटे गए थे ये। तो एडवर्ड लार्टेड एक व्यक्ति थे, कभी प्रश्न आ जाए कि एडवर्ड लार्टेड के बारे में, तो उन्होंने क्या किया था, जो पैलियोलिथिक था, पूरा पसार काल था, उसको 3 भागों में बांटा था इसी एज में, लोअर, मिडिल और अपर में। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा आप। रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। ये एक जियोलॉजिस्ट थे, भूगर्भ वैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट। ये थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। इनको 1863 में, 1863 में पलवरम एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे एक हैंड एक्स, कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी जो होती है वो मिली थी। इस समय की, किस समय की, पैलियोलिथिक की। ठीक है, तो इन्होंने खोजा इसके बारे में, पता किया फोटो हिस्टोरिक वे में, और इनको मिल गई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो महत्वपूर्ण नाम है, इनके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण नाम इस तरह के एक हैं, 1861 में उन्होंने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, वो भी मैं चाहे तो लिख देता हूँ, अलेक्जेंडर कनिंघम ने ना। तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1861 में, 1861 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इनको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पैलियोलिथिक, पूरा पसार काल। अब पैलियोलिथिक में जो तीनों पॉइंट थे हमारे, लोअर, मिडिल और अपर, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्जाम में नहीं आती हैं। एनडीए की क्लास में क्या होता है कि जो हमारी ये आपकी जीके बोलते हैं इसे, जीएस को, इसमें क्या होता है कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं पॉइंट से मिलकर एक बनता है हमारे लिए प्रश्न। और प्रश्न कैसा होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, और कैसे क्लास बनती है इसके बारे में भी समझेंगे। तो पैलियोलिथिक में जब मनुष्य आया तो पहले कैसा क्या था, कोई घर घर तो था नहीं उसके पास। तो उसने क्या किया, उसने अपना जीवन घुमक्कड़ की तरह व्यतीत किया, जिसके बाद घर ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आवारा अपनी भाषा में, लेकिन वो एक तरह से नोमैडिक था, घुमक्कड़। ठीक, वो था घुमक्कड़, घुमक्कड़। ठीक, फिर समय बीता, लोअर से मिडिल में आए, मिडिल में धीरे धीरे मौसम में बदलाव आना शुरू हुआ।
मौसम बदलाव कैसे आया? आइस एज का समय था, ये समय जो है पैलियोलिथिक की जो एज है, ये आइस एज का टाइम है, आइस एज टाइम बोल सकते हैं इसे आप, आइस एज टाइम पीरियड है। मनुष्य शुरुआत में एकदम से नहीं आया, आप हम जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि किस तरह आया, धीरे धीरे मौसम में बदलाव हुआ, आइस एज में बर्फ़ पिघलना शुरू हुई। फिर अपर जब पैलियोलिथिक एज आई, तो उसमें क्या हुआ कि मौसम शुष्क होना प्रारंभ हुआ पहली बार, बिल्कुल बर्फ़ पूरी पिघल गई है, अब मौसम में प्रकृति नेचर में चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, आइस एज समाप्त हो गई है अपर पैलियोलिथिक में, देखिए लिखा भी है। उस काल में मनुष्य का जो जीवन था, बस में इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। उस काल में एक हथियार प्रयोग करता था मनुष्य शुरुआत में, लोअर पैलियोलिथिक में, इससे कहते थे क्लेवर्स। क्लेवर्स क्या होते थे? ये दोनों ओर से नुकीले पत्थर होते थे, दोनों ओर से नुकीले पत्थर होते थे ऐसे, इस तरह के पत्थर होते थे, दोनों ओर से नुकीले होते थे वो, इधर से खोटो तो उधर से खोटो तो। ब्लेड्स का यूज़ किया उन्होंने, फ्लेक्स का यूज़ किया, स्क्रैपर का यूज़ किया, चॉपर चॉपिंग कल्चर होता था, स्क्रैपर के रूप में ही वो संस्कृति आई, चॉपर चॉपिंग संस्कृति बोलते हैं उसे। इस तरह का एक वर्ड आता है लेवलॉइस करके, लेवलिस करके वर्ड आता है, ये इंपॉर्टेंट है, लेवलाइज करके। इसमें क्या होता था, इसमें बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़ों को तोड़कर नुकीला बनाया जाता था। जो बड़े टुकड़े होते थे उनको तोड़ के टुकड़ों को छोटा बनाते थे और अपने डंडे में या जो लकड़ी का डंडा होता था उसमें बांध के वो लोग शिकार करते थे, आखेट करते थे। एनिमल हंटिंग, उस समय एनिमल हंटिंग की ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि वो कहते हैं खेती तो करता नहीं था वो। नीडल शेप के उसने औजार प्रयोग किया अपर एज में, ये अपर पैलियोलिथिक में उसने नीडल शेप के आकार का प्रयोग कब किया? उसने अपर पैलियोलिथिक में किया, अपर पैलियोलिथिक में। अपर पैलियोलिथिक में उसने मिडिल एज के हथियारों का प्रयोग किया, हथियारों को नहीं कहेंगे, औजारों का प्रयोग किया, ठीक है, हथियार कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसने इन चीज़ों का प्रयोग किया, ठीक है, ये पॉइंट पे का होगा फर्स्ट पॉइंट। इन्हीं पॉइंट को बना के बनता है एक प्रश्न। अब दूसरी चीज़ में देख लेते हैं पॉइंट में कि मनुष्य अब आधुनिक मनुष्य का, अपर पैलियोलिथिक में वो मनुष्य जो है आधुनिक होना शुरू किया उसने, मतलब आधुनिक मतलब है कि दो हमारे हमारे जैसा खड़ा हो गया और उसने कुछ चीज़ों पर विचार करना भी प्रारंभ किया, जैसे आग है, आग जलाना चीज़ों पर, होमो सेपियंस के रूप में आया, देखिए लिखा भी है, ठीक। अब महत्वपूर्ण होता है इनके स्थल, इनके प्लेसेस, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो पूछे जाते हैं कभी एग्जाम में, ये कौन सा प्लेस कहाँ पे है या किस राज्य में है, ऐसे आ जाता है। वो प्लेस दे देंगे और स्टेट का नेम दे देंगे आपको और कहेंगे आप मैच कर दीजिए, बस इतना सरल सा काम आप कर दीजिए। तो आपको पता हो जाएगा भीमबेटका एमपी में है, बाघौर भी एमपी में है। भीमबेटका जो है ये पड़ता है आपका भोपाल में, अगर कभी अंदर भी पूछ लें तो भोपाल में है ये, ठीक है, भोपाल में गुफा है। और सबसे अच्छी बात है कि भीमबेटका जो गुफा है वो पैलियोलिथिक में भी है, मीसोलिथिक में भी है और नियोलिथिक में भी है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। यहाँ चित्र पाए गए हैं, किसान शिकार करते हुए चित्र हैं और पालतू पशु के चित्र हैं। भाई पहले जिनको मारता था फिर धीरे धीरे उसने पशु को पालतू बनाया, हो सकता है वो कुत्ते का भी शिकार करते हो पहले, लेकिन धीरे धीरे पालतू हुआ, हम लोग आगे इतिहास में भी पढ़ते हैं। फिर सराय नाहर दमदमा, ऐसे भी क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में है ये। बोरी महाराष्ट्र में, नेवासा पाटन ये सब महाराष्ट्र में है। कन्नूर या कुन्नूर, है ना, कुन्नूर भी बोलते हैं इसे, आंध्र प्रदेश में है। और ये मेराल भावी एक जगह है कर्नाटक में। इस तरह के नाम पूछे जाते हैं, कभी 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 क्या है, ऐसे नाम आ जाते हैं कि समझ ही नहीं आते कहाँ का क्षेत्र है। कुछ नाम जो होते हैं प्लेसेस के, वो उनकी भाषा में ही समाये हुए होते हैं कि हम लोग जान जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मेराल भावी कर्नाटक है। इसी तरह हिरन घाटी है गुजरात में, एक लंघनाज भी जगह है गुजरात में, वो भी समझ में नहीं आती, हम लोग पढ़ेंगे उसको विश्वलिथिक में। और एक अथिरम पक्कम है तमिलनाडु में, हम लोग उसको कभी कभी अतिरम पक्कम लिखते हैं, लेकिन जो साउथ में तमिल की तरफ लोग रहते हैं, चेन्नई की तरफ, ये चेन्नई में जगह है, तमिलनाडु चेन्नई में, हम लोग के लिए जो ता है वही उनके लिए था है। हम लोग ता वर्ड का जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं वैसे वो था करते हैं, अथी, है ना। हो सकता है हथियार शब्द भी वहीं से आया है, हम लोग अतियार बोलते नहीं तो, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम उनके लिए ये
क्या है? अथिरम पक्कम। ठीक है, आप अथिरम पक्कम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तमिलनाडु चेन्नई में है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है भाई छुपा? अच्छा ये छुपा है। अब क्या हुआ? अपर पैलेओलिथिक की ये घटनाएं हैं सारी। जनसंख्या में वृद्धि हुई भाई, आदमी औरत आएंगे तो जनसंख्या में वृद्धि तो होनी है। ठीक। वर्षा की मात्रा बढ़ी, मौसम शुष्क हुआ, गर्मी बढ़ी, जमीन से उष्मा का स्थानांतरण हुआ और वर्षा हुई। है, हम लोग ज्योग्राफी में इसका पढ़ते ही हैं कैसे होती है वर्षा। आग की खोज इसी काल में हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आग की खोज जो है अपर पैलेओलिथिक में ही हो गई है। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि मेसोलिथिक या नियोलिथिक एरा में मनुष्य क्या आग को जानता था, आग का इस्तेमाल? तो हाँ, जानता था इस्तेमाल करना। आग की खोज का मतलब है आग का प्रयोग करना प्रारंभ किया, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ, आग का प्रयोग। खोज तो आग की कैसे हुई, है ना। मैं लिख देता हूँ इसमें, इस कलर का पेन है। आग, आग का, आग की जानकारी हुई, है ना, ये ज़्यादा सही रहेगा। आसान शब्दों में समझने का क्लास का फ़ायदा ये रहता है कि हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी भाषा में पढ़ लेते हैं। अगर हमें कहीं लिखना है, कहीं राइटिंग में, तो हम उसे करते हैं। लेकिन हम लोग को तो सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑप्शंस में अपने टिक करना है सही, जिससे कि हम सिलेक्शन ले सकें एनडीए में फाइनल। ठीक, जिससे कि हम रिटन एग्जाम में इसके पास हो सकें। इंपॉर्टेंट है कि हमारी जानकारी जो है सरल भाषा में हो और आसानी से हो। इंग्लिश और हिंदी का ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमें ये समझ में आनी चाहिए। और कुछ टेक्निकल वर्ड हैं जिनके बारे में इंग्लिश में ज़रूरी है जानना, जैसे पैलेोलिथिक, नियोलिथिक, मीसोलिथिक। अब इनके बारे में कभी कभी हिंदी में भी रहता है थोड़ा सा, नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मीसोलिथिक को मीसोलिथिक देवनागरी लिपि में लिख देते हैं। मीसोलिथिक का मतलब है कि मीसोलिथिक ऐसे ही लिख देंगे हम लोग देवनागरी लिपि में, मीसोलिथिक। लिथिक इसलिए कहते हैं क्योंकि पत्थरों का प्रयोग हुआ। हाँ, और इस काल में जो हम लोगों ने पत्थर इस्तेमाल किए हैं अपर पैलेयोलिथिक में, तो उसमें इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक है, क्वार्टजाइट है, ये सब भी प्रयोग हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मीसोलिथिक में, देखते हैं भैया इसमें क्या है। मीसोलिथिक, मध्य पाषाण काल। ठीक, पाषाण काल इसीलिए है, स्टोन एज इसीलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि स्टोन का यहाँ प्रयोग ज़्यादा हुआ है। लिथिक इसीलिए लिथिक है ये। प्रकृति में परिवर्तन हुआ, मनुष्य ने क्या किया? अब प्रकृति में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। अब उसने कहा भैया ऐसा तो काम नहीं चलेगा, अब तो हमें पेड़ उगाने पड़ेंगे। पेड़ तो पहले थे, फिर उनको काट। प्रकृति में हस्तक्षेप का मतलब है कि उसने आग का प्रयोग इस्तेमाल जान लिया। अब उसने कहीं आग लग गई, जल के राख हो गई जगह, और जंगल साफ हो गया। अब वहाँ वो रहने लगा। इस तरह उसने धीरे धीरे स्थायी जीवन प्रारंभ किया। ठीक, तो स्थायी जीवन ऐसे ही प्रारंभ हुआ। कहीं आग लगी, जंगल साफ हो गया, और वहाँ उसने बस्तियों की स्थापना की। और सब पानी पीने के लिए चाहिए था, तो नदी के किनारे बसना शुरू किया। प्रारंभ में तो उसे इससे भी डर लगता था, कुछ लोग गए होंगे, डूब गए होंगे। आग, कहीं बिजली चमकी होगी तो आग में गिरे होंगे, तो जल गए होंगे, तो पता नहीं चला। तो पता चला कि क्या चीज़ उनको नुकसान करती है और क्या चीज़ फायदा करती है। यही तो आधुनिक मनुष्य की पहचान है। इसी तरह उसने ये चीज़ें अपनी समझी कि किस तरह हम लोग अपना जीवन प्रारंभ कर सकते हैं। तो उसने प्रकृति में परिवर्तन तो हुआ ही हुआ, और साथ में हस्तक्षेप भी उसने प्रारंभ किया। अब सामूहिक शिक्षा के साथ साथ वो कृषि भी करने लगा। धीरे धीरे कृषि की ओर उन्मुख हुआ कि कैसे कृषि की जाए, कैसे हम लोग आगे काम करें, कैसे हम फसल का उत्पादन करें। हो सकता है उसने चावल चावल बोना शुरू कर दिया हो। अब धान तो नहीं होगा, लेकिन कुछ फल गिरा होगा एक पेड़ में, उससे उगा होगा फल, तो वो जाना होगा कि इस तरह चीज़ उगती है। तो उसने पेड़ से तोड़ता होगा, खाता होगा, उसकी गुठलियाँ होती होंगी, और वो फेंकता होगा, फिर वो पेड़ बनते के निकलता होगा। तो नदी के किनारे बसने के भी काफ़ी फायदे हुए उसको। ठीक, महत्वपूर्ण स्थल इसमें भी हैं भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम लोग नकार नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ों को नकारा नहीं जा सकता। जैसे ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस क्या हैं? सराय नाहर, महदहा का, ये कहाँ है? यूपी में है। जो पाली मंडो भी यूपी में है, ये सब यूपी में है। महदहा, महदहा, यहाँ मानव कंकाल पाए गए हैं बहुत से। कहीं कहीं दो, कहीं कहीं तीन तीन पाए गए हैं, एक साथ दफना दिए गए हैं। अब उस समय जलाने की प्रथा तो थी नहीं, तो धीरे धीरे प्रयोग जाना था उसने। कोई संस्कार जैसी चीज़ तो थी नहीं वैदिक काल की तरह, तो उसने शुरुआत में इनको दफना दिया बस एक जगह। और ये लोग कैसे दफनाते थे? पत्थर रख देते थे ऊपर। स्टोन एज है तो पत्थर रखेंगे। भीमबेटका बताया था, पशुपालन और पालतू पशु के चित्र मिले, देखिए। ठीक है, बागोर राजस्थान में एक जगह है, इंपॉर्टेंट प्लेस है ये। बागोर पूछा जाता है तो याद रखिएगा। कंगन कल्लू ये कर्नाटक में है।
इसका जो जगह का पता लगाया था संगन कल्लू का, एक प्रोफेसर थे एच डी सांकलिया नाम के। तो उन्होंने मध्यपुरा पाषाण काल में इस प्लेस का पता लगाया था, संगन कल्लू। ये गा है, ठीक है। संगन, ये गा है, ठीक है। संगन कल्लू जगह है, ये कर्नाटक में है। इसका ही पता लगाया था एच डी संकलिया ने, कुछ चीज़ें यहाँ पता चली थी उसको। ठीक। तो ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। लंगनाज, देखिए लंगनाज ही बोलते हैं, इसे लंगनाज ही बोलते हैं, ठीक है। घा भी आ जाए तो परेशान ना होइएगा। लंगनाज है गुजरात में प्लेस। इस तरह के प्लेस पूछे जाते हैं। तो इसमें बागौर और संगन कल्लू भीम बेटका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ये कह सकते हैं कि एनडीए के जो पेपर सेट करते हैं उनके लिए चहेते शब्द हैं, और चहेते लोगों को लोग ज़्यादा याद करते हैं। ठीक है। और इस काल में देखना, कुछ नीचे तो नहीं है। नियोलिथिक शुरू हो गया, अच्छा भाई। अब नियोलिथिक में भी वही सब चीज़ें हैं जो मिस्रो में थी। कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे मनुष्य और बेहतर हो गया। अब वो चीज़ों को समझने लगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा ना। हाँ, समझ में आ रहा होगा। मनुष्य बेहतर हुआ और चीज़ों को समझने लगा, किस तरह से वो चीज़ें अपनी बेहतर कर सकता है। जैसे घर बनाने लगा, झोपड़ी बनाने लगा, ताक से, लकड़ियों से रहने के लिए। कृषि फसलें और बढ़ी। अब उसने गेहूं भी शुरू कर दिया, जौ भी, चावल भी, रागी एक फसल में वहाँ साक्ष्य मिलता है रागी का भी। मेहरगढ़ एक जगह है पाकिस्तान में इस समय, जगह मेहरगढ़। यहाँ पे एक अन्न का भंडार मिला है। अन्न का भंडार का मतलब है कि एक गोदाम मिला है जहाँ पे भोजन इकट्ठा किया जाता था अधिशेष सरप्लस के रूप में, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सरप्लस के रूप में। सरप्लस के रूप में भोजन इकट्ठा किया जाता था। इसका मतलब है कि अब मनुष्य बुद्धिमान भी हो गया था धीरे धीरे। अब उसको पता चल गया कि भैया खाना बचा के भी रखना है। ऐसा समय आता है जब खाना नहीं होता, जिससे हम लोग कहते हैं अकाल, है ना। कुंभकारी के भी साक्ष्य मिले हैं सॉरी। कुंभकारी के भी साक्ष्य मिले। कुंभकारी का मतलब है कि पॉटरी जो होती हैं, घड़े, कुंभकार के घड़े जो होते हैं, मिट्टी के घड़े, तो उसका भी उत्पादन हुआ है। पॉटरी का भी उत्पादन इन्होंने किया है। ठीक। तो इसका भी, पॉटरी का भी इन्होंने उत्पादन किया है। जो गमले होते थे, जैसे हम लोग जिसे गमला कहते हैं, या फिर मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, घड़े घड़े, उसमें ये लोग अन्न भर के रखते थे। तो वही कुंभकारी के साक्ष्य मिले हैं। शिकार के अलावा अब अनाज उत्पादन करने वाला मानव का युग आ गया, कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि अब वो शिकार के अलावा, अब शिकार तो करता ही होगा, क्योंकि जंगली जानवर, शेर तो था ही उस समय, उनका भी शिकार करता ही था। तो ये भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, इनको भी आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण सिर्फ वही चीज़ें हैं जो पुरानी हैं, और वो हैं यहाँ हमारे यहाँ के स्थल। तो स्थल क्या है? चिरांद बिहार में एक जगह है, पूर्वी जगह में है। यहाँ बोन स्टूल पाए गए हैं। ठीक, बोन स्टूल पाए गए हैं चिरांद में। पिकली हल कर्नाटक में बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, पिकली हल। कोल्डिवा यूपी में है। यहाँ पे क्या है, चावल के साक्ष्य पाए गए हैं। बुर्ज होम, गुफर कराल, ये कश्मीर में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट जगह हैं, तो इनको भी याद रखिएगा आप। इस तरह और भी चीज़ें हैं जो इतिहास में महत्वपूर्ण चीज़ें उठाती हैं। क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपके जो चीज़ें आनी हैं, वो इसी से आनी हैं। अब प्रश्न का स्वरूप क्या होता है कि कभी कभी वन लाइनर में पूछ लेते हैं, कभी कभी इन्हीं चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके बंच बना देते हैं, ठीक है। और बंच के रूप में आपको दे देते हैं परोस कर, और आप उसको सुनते हैं ढंग से। अब जैसे पूछा जाएगा कि कुंभकारी के साक्ष्य किस युग में मिले, या आग के साक्ष्य किस समय प्रयोग किया। अब आग का प्रयोग पूरी तरह से जान गया है मनुष्य नियोलिथिक में। नियोलिथिक काल में मनुष्य जो है, आग का प्रयोग अच्छी तरह से जान गया है। तो आप लिख सकते हैं कि, एक मिनट लिख देता हूँ मैं इसमें, आग का प्रयोग
करने लगा। ठीक है, अब आग का प्रयोग वो जान गया कि जंगल साफ करने के लिए आग हमें चाहिए चाहिए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अगले नेक्स्ट क्लास में, हमारी जो कल होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, या कहें हम लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, अब इनका नाम अलग कर दिया गया, एनसीईआरटी में भी अपडेट हो गया होगा मेरे ख्याल से, नई किताबों में अभी सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि कांसा के काफ़ी प्रयोग हुआ है ब्रॉन्ज का। और इसे कहते हैं हम लोग ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, कॉपर एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तांबे का भी प्रयोग काफ़ी हुआ है, मात्रा में हुआ है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो अब के लिए इतना ही। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए। इसकी फॉर्मेट आपको पीपीटी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी, उस पर लिंक दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।